विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि मैं हमेशा भारत के भविष्य की क्षमता के बारे में बहुत उत्साहित रहा हूं और मुझे लगता है कि यह एक बड़ी क्षमता वाला देश है। यह बात भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई आर्थिक वृद्धि में देखने को भी मिल जाती है। उदारीकरण नीति को अपनाने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय अर्थव्यवस्था के खुलने से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और साथ ही साथ भारत में मुद्रास्फीति की दर भी बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है, एक सरकारी तथा दूसरी निजी। सरकारी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी आर्थिक संगठन शामिल है जो सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सभी सरकारी स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयां इसके अंतर्गत आती है। ये इकाइयां कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए आम जनता के बीच वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण करती है। महात्मा गांधी के अनुसार भारत का जीवन गांवों में बसता है, इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्रों का व्यवसाय मुख्य रूप से ग्रामीण एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में सभी आर्थिक उद्यम शामिल है जो निजी उद्यमों द्वारा नियंत्रित एवं संचालित किए जाते हैं। सभी निजी स्वामित्व वाली उत्पादन इकाइयां इसके अंतर्गत आती है। ये इकाइयां लाभ के उद्देश्य से संचालित की जाती है तथा लाभ के लिए ही लोगों के बीच वस्तुओं एवं व्यापार का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। भारत में कुल आबादी का 1/4 भाग शहरों में निवास करता है, जिसमें शहरी क्षेत्र एवं उसके आसपास के कस्बे शामिल है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य रूप से निजी क्षेत्र के कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कृषि प्रधान देश है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने 1950 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक बार उन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए जरूरी होता है। हालांकि भारत के कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे भारत देश में सरकार द्वारा उद्योग, सेवा तथा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत अत्यधिक समृद्ध और विकसित देश हुआ करता था। उसके बाद ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा भारत पर अपना कब्जा जमा लिया गया तथा यहाँ का सारा खजाना लूटकर वे अपने देश ले गए। अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण से और अत्याचारों से भारत की आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई और भारत आर्थिक क्षेत्र में कमजोर पड़ने लगा। किसी भी देश को उसकी अर्थनीति संपन्न और समृद्ध बनाने में सहायता करती है। प्राचीन समय में भारत के लोगों के पास एक मजबूत आर्थिक नीति थी और उसके दम पर वे आर्थिक मामलों में दूसरे देशों के मुकाबले आगे थे। लेकिन जब यहाँ की आर्थिक स्थिति में दूसरे देशों के लोगों का हस्तक्षेप होने लगा तो यहाँ की स्थिति बिगड़ने लगी और भारत देश धीरे धीरे अपनी संपन्नता के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ता चला गया। अंग्रेजी शासन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत में प्रवेश किया और यहाँ के लोगों में आपस में फूट डलवाकर भारत को अपना दास बना लिया। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, व्यापार और अन्य आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी। लेकिन अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण और दमन के बाद भारत की स्थिति कमजोर होती गई और भारत के लोग गरीबी की ओर जाते गए। इसके पीछे एक और मुख्य कारण यहाँ के लोगों की अशिक्षा भी थी। अंग्रेजों द्वारा भारत पर राज करने के बाद उसने यहाँ के लोगों पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। इसी क्रम में उसने यहाँ की जनता पर उच्च शिक्षा पाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था।
शिक्षा नहीं मिलने के कारण यहाँ के लोग अशिक्षित रह गए और उन्हें आर्थिक नीतियों की जानकारी नहीं होने से वे अपने धन को बचाने में असमर्थ रहे। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत का सारा धन चालाकी से लूट लिया और भारत को गरीबी की सीमा रेखा पर लाकर छोड़ दिया। जब हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली तब भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। फिर भी हमारे देश ने स्वतंत्रता के इन वर्षों में काफी प्रगति की और देश की अर्थव्यवस्था को काफी ऊंचे स्तर पर ले गए। आज हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। ये सभी क्रियाएं आर्थिक उद्देश्य पर आधारित होती है तथा ये क्रियाएं किसी भी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन तथा उसके वितरण से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए किसान खेत में, मजदूर कारखानों में, शिक्षक स्कूल अथवा कॉलेज में तथा एक वकील कोर्ट में अपने कार्य में लगे रहते हैं और इन सभी का मुख्य उद्देश्य धन कमाना ही होता है, जिससे कि वे अपनी तथा अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसी प्रकार कुछ लोग धन के लोभ में आकर अनेक कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे लोग अधिक धन कमाने की लालच में अधिक कार्यों को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह बात और है कि ऐसे लोग फिर किसी एक कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। हम सभी के द्वारा की गई इन आर्थिक क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होती है और उस आय का एक भाग देश के विकास में भी जाता है, जिसे हम कर के रूप में सरकार को अदा करते हैं। अतः इससे यह साबित होता है कि जितना अधिक हम आय प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक कर सरकार को अदा किया जाता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनती है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उस देश के सभी नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हालांकि केवल अधिक धन कमाने से ही देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, ऐसा नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि क्या उस देश के सभी नागरिक समान रूप से आय प्राप्त कर रहे हैं अथवा नहीं। पूरे देश की जनसंख्या का मात्र कुछ प्रतिशत ही यदि आय प्राप्त कर रहा है तो इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है और इसका विपरीत प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज हम कह सकते हैं कि किसी देश को यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऊपर उठाना है तो उस देश के सभी नागरिकों को रोजगार सुलभ कराना अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। किसी देश में बढ़ती आर्थिक असमानता उस देश को ऊपर उठाने से और विकास करने से रोकती है, जिससे वह देश आर्थिक ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी पिछड़ता जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हमें एक सफल और सुदृढ़ आर्थिक नीति बनाने की आवश्यकता है, जिस पर अमल करके हम देश को विकास की ओर ले जा सकें, जिससे देश ही नहीं व्यक्ति तथा समाज का भी विकास सुनिश्चित हो सके। विज्ञान ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। देश में और साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों में की गई वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों ने देश के विकास में मदद की है। विज्ञान चीजों को देखने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह उपलब्ध वस्तुओं के दायरे को बढ़ाता है और इस प्रकार किसी भी देश के विकास और प्रगति में सहायता करता है। विज्ञान ने भारत के विकास और प्रगति में काफी हद तक मदद की है। देश में कई संस्थान हैं जो इस विषय में छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। इन छात्रों में से कई छात्र नए वैज्ञानिक आविष्कार खोजते हैं, जबकि अन्य छात्र पहले से उपलब्ध आविष्कारों के साथ लोगों के लिए काम करने के अपने तरीके को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। हमने एक देश के रूप में
इन आविष्कारों से काफी लाभ उठाया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों को भी भारत में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। इन आविष्कारों ने भारत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टॉप।